आजकल दक्षिण एशिया की सुरक्षा को लेकर एक बहुत ही रहस्यमयी और चौंकाने वाला ट्रेंड चर्चा में है। जो आतंकी आका कभी पाकिस्तान में बेखौफ घूमा करते थे, आज वो अपनी जान बचाते फिर रहे हैं। वजह? अज्ञात बंदूकधारी। जी हाँ, कुछ ऐसे नामालूम लोग जो अचानक आते हैं, पाकिस्तान के अंदर मौजूद खूंखार और घोषित आतंकियों को निशाना बनाते हैं और गायब हो जाते हैं। आखिर ये अज्ञात बंदूकधारी हैं कौन, और इनके इन सटीक हमलों से पाकिस्तान के अंदर आतंकी नेटवर्क्स, उनकी सुरक्षा व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति पर क्या असर पड़ रहा है? आज के इस एक्सप्लेनर में हम इन्हीं सब कड़ियों को जोड़कर पूरी तस्वीर को समझने की कोशिश करेंगे। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इस अज्ञात बंदूकधारी फिनोमिनन को डिकोड करेंगे। हम 2023 से अब तक की घटनाओं की टाइमलाइन देखेंगे, सुरक्षा में हो रही सेंधमारी, आतंकियों के गिरते मनोबल और उनके भर्ती के नए तरीकों को समझेंगे। साथ ही बदलते कूटनीतिक हालात और पाकिस्तान के जल आतंकवाद के एकदम नए नैरेटिव पर भी बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस पूरे अज्ञात बंदूकधारी फिनोमिनन की, जिसने इन आतंकी नेटवर्क्स को सच में हिलाकर रख दिया है। हाल ही की दो बड़ी घटनाओं को ही ले लीजिए। खैबर पख्तूनख्वा में लश्कर तैयबा का एक बहुत बड़ा कमांडर था, शेख यूसुफ अफरीदी। इसे दिन दहाड़े अज्ञात हमलावरों ने करीब से गोलियों से भून दिया। और सिर्फ यही नहीं, लाहौर जैसे बड़े शहर में लश्कर के एक संस्थापक सदस्य अमीर हमजा पर भी जानलेवा हमला हुआ। जरा सोचिए, ये वो लोग हैं जो सालों से अपना नेटवर्क बेखौफ चला रहे थे। अगर हम पुरानी स्थिति और आज के हालात की तुलना करें तो बदलाव एकदम साफ है। एक समय था जब ये संगठन सड़कों पर रैलियां करते थे, खुलेआम काम करते थे और खुद को पूरी तरह अछूत मानते थे। लेकिन आज इन रहस्यमयी हमलों ने इन गुटों के भीतर एक जबरदस्त खौफ पैदा कर दिया है। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि उनके अपने ही सबसे सुरक्षित ठिकानों पर आखिर उन पर हमला कर कौन रहा है। अब ये सोचना बिल्कुल गलत होगा कि ये सब अचानक रातों रात होने लगा है। आइए 2023 से शुरू हुई इस पूरी टाइमलाइन को समझते हैं। सच कहूं तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सुनियोजित और सिलसिलेवार पैटर्न है। 2023 की शुरुआत में लाहौर में परमजीत सिंह पंजवाड़ का मारा जाना सिर्फ एक शुरुआत थी। इसके बाद 2023 के ही अंत में सियालकोट में 2016 के पठानकोट हमले के मास्टरमाइंड शाहिद लतीफ को मार गिराया गया। फिर 2024 आया और जम्मू कश्मीर के रियासी हमले के पीछे के चेहरे अबू कटाल को झेलम में ढेर कर दिया गया। और अब 2026 में शेख यूसुफ अफरीदी का खात्मा। और हैरानी की बात तो ये है कि सिर्फ 2026 में ही लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे गुटों से जुड़े कम से कम 30 आतंकवादियों को इन अज्ञात बंदूकधारियों ने मौत के घाट उतार दिया है। 30! ये आंकड़ा अपने आप में ये बताने के लिए काफ़ी है कि ये ऑपरेशंस कितने बड़े पैमाने पर चल रहे हैं। तो ये हो कैसे रहा है? इतने स्थापित सुरक्षा प्रोटोकॉल आखिर टूट कैसे रहे हैं? आइए इनके काम करने के तरीके यानी मोडस ऑपरेंडी पर नजर डालते हैं। इन हमलों में एक बहुत ही स्पष्ट पैटर्न दिखाई देता है। हमलावर अक्सर मोटरसाइकिल पर आते हैं ताकि तंग रास्तों से आसानी से निकल सकें। वो कोई दूर से निशाना नहीं लगाते, बल्कि एकदम पॉइंट ब्लैंक रेंज से फायरिंग करते हैं। इसका मतलब है कि उन्होंने टारगेट की बहुत सटीक प्रोफाइलिंग की होती है। काम पूरा होते ही वो बिना कोई सुराग छोड़े रफू चक्कर हो जाते हैं। और सबसे दिलचस्प बात, कोई भी समूह इन हमलों की जिम्मेदारी नहीं लेता। बिल्कुल खामोशी से किया गया काम। इस पैटर्न की गंभीरता को अबू कताल के मामले से समझा जा सकता है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि उसे पाकिस्तानी सेना और सादे कपड़ों में घूम रहे गार्ड्स की बहुत भारी सुरक्षा मिली हुई थी। लेकिन नतीजा क्या हुआ? वो अज्ञात हमलावर उस भारी सुरक्षा घेरे को भी भेदने में पूरी तरह सफल रहे। ये पाकिस्तान की अंदरूनी सुरक्षा व्यवस्था पर एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़े करता है। अब जाहिर है, जब इतने हाई प्रोफाइल लोग सुरक्षित नहीं हैं, तो इन गुटों के मनोबल और उनकी नई भर्तियों पर भी गहरा असर पड़ा है। इन हत्याओं ने असल में इन संगठनों को अंदर से तोड़ दिया है। पहले इनका नेतृत्व खुलेआम सक्रिय रहता था, आज वो डरे हुए हैं और पूरी तरह से अंडरग्राउंड हो चुके हैं। जहां पहले ये खुलेआम रैलियां करके युवाओं को भड़काते थे, वहां अब उनकी गतिविधियां बिल्कुल प्रतिबंधित हो गई हैं। उनकी जो ताकत पहले बड़े हमलों की योजना बनाने में लगती थी, वो अब सिर्फ खुद को बचाने और डिफेंसिव रहने में खर्च हो रही है। इस भारी दबाव के चलते भारतीय खुफिया एजेंसियों के मुताबिक लश्कर जैसे संगठन अब अपनी रणनीति बदल रहे हैं। फिलहाल उनका पहला कदम है बिल्कुल शांत रहना और छिप जाना। दूसरा कदम है बहुत ही खुफिया तरीके से नए रंग रूटों की पहचान करना। और तीसरा, वो अब एक नया प्रॉक्सी संगठन खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं जो सीधा उनके नाम से न जुड़ा हो, जिसके लिए बिल्कुल अलग और गुप्त फंडिंग चैनल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है।
इस पूरी कहानी का एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पहलू भी है। इन घटनाओं से पाकिस्तान के कूटनीतिक संबंध कैसे बदल रहे हैं? यहाँ हमें खतरे के अंतर्राष्ट्रीयकरण यानी इंटरनेशनलाइजिंग द थ्रेट के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। देखिए, जब पाकिस्तान के भीतर लगातार घोषित आतंकवादियों की हत्याएं हो रही हों, तो दुनिया का ध्यान इस बात पर जाना तो तय है कि इतने सारे आतंकी वहां खुलेआम रह कैसे रहे थे। भारत भी लगातार वैश्विक मंचों पर आधिकारिक रिपोर्ट्स के हवाले से इस खतरे को उजागर करने की कोशिश करता रहा है ताकि दुनिया इस असलियत को पहचाने। इसी संदर्भ में अमेरिकी कांग्रेस की एक हालिया रिपोर्ट बहुत कुछ कह जाती है। इस रिपोर्ट ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान कई आतंकी समूहों का हब बना हुआ है और वहां 12 ऐसे संगठन सक्रिय हैं जिन्हें अमेरिका खुद विदेशी आतंकवादी संगठन मानता है। अब एक तरफ ये सख्त रिपोर्ट है और दूसरी तरफ पाकिस्तानी नेता अमेरिका में अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए लगातार लॉबिंग कर रहे हैं। पर्दे के पीछे अमेरिका, पाकिस्तान और भारत के बीच एक बेहद जटिल कूटनीतिक बिसात बिछी हुई है। तो यहाँ एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब अंदर आतंकी प्रॉक्सी मारे जा रहे हैं और बाहर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पोल खुल रही है, तो इस भयानक दबाव को झेलने के लिए पाकिस्तान कर क्या रहा है? वो अपना नैरेटिव कैसे बदल रहा है? यहीं से एंट्री होती है उनके एक बिल्कुल नए और अनोखे पैंतरे की, जल आतंकवाद यानी वाटर टेररिज्म का नैरेटिव। अपनी नाकामियों और इस अंतर्राष्ट्रीय शर्मिंदगी से ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तान अब संसाधनों की कमी को एक राजनीतिक हथियार बना रहा है। हम सब जानते हैं कि गर्मियों में हमारे इस पूरे इलाके में हीट वेव्स आती हैं और पानी की कमी होती है। पाकिस्तान अब इस प्राकृतिक कमी का फायदा उठाकर दुनिया के सामने भारत पर सिंधु जल संधि के उल्लंघन का आरोप मढ़ रहा है। ये असल में खुद को एक पीड़ित दिखाने की कोशिश है। एक पाकिस्तानी मंत्री का हालिया बयान इस नई रणनीति को एकदम साफ कर देता है। उन्होंने कहा कि पानी हमारी रेड लाइन है और हम पानी का इस्तेमाल आतंकवाद के हथियार के रूप में नहीं होने देंगे। जरा इस बात की गहराई को समझिए। आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल अब उन असल आतंकवादियों के लिए नहीं किया जा रहा है जो वहां मारे जा रहे हैं, बल्कि इस शब्द को नदियों के पानी और संसाधनों की कूटनीति से जोड़ दिया गया है। तो अब हम एक ऐसे मुहाने पर खड़े हैं जहां हमें सोचना होगा। एक तरफ अज्ञात बंदूकधारी आतंकी नेटवर्क्स को लगातार खौफ में डाल रहे हैं, उनकी कमर तोड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तान इस दबाव से बचने के लिए जल आतंकवाद जैसे नए नैरेटिव गढ़ रहा है। सवाल ये है कि भविष्य में जब ये लक्षित हत्याएं और संसाधनों की ये तथाकथित लड़ाई आपस में टकराएंगी, तो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति इस ज्वालामुखी को कैसे संभालेगी? क्या दुनिया इस नए नैरेटिव को मान लेगी या फिर आतंकियों की पनाहगाह होने का सच पाकिस्तान का पीछा कभी नहीं छोड़ेगा? इस सवाल का जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। इस जटिल मुद्दे पर विचार जरूर कीजिएगा।